नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो हॉलीवुड और चीन के बीच के काफी जटिल रिश्ते पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा कहानी है जिसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे पश्चिमी सिनेमा चीन पहुंचा, वहां उसे क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी और फिर इसका वहां के कल्चर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः 1990 के दशक के आखिर से लेके 2000 के दशक तक की है। हाँ, मतलब वो दौर जब कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद चीन धीरे धीरे खुल रहा था और फिर WTO में शामिल होने के बाद बाजार का खुलना। सही। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टाइटैनिक जैसी एक फिल्म ने सब कुछ बदल सा दिया। फिर पायरेसी ने कैसे हॉलीवुड के लिए मुश्किलें भी खड़ी की और शायद अनजाने में मौके भी। हाँ, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड वाली बात है। और सेंसरशिप का क्या रोल था, कैसे चीनी सरकार ने हॉलीवुड को आने तो दिया पर अपने हिसाब से कंट्रोल भी किया। हाँ, वो संतुलन बनाने की कोशिश। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइटैनिक, इसका जिक्र तो बनता ही है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बेन झांग जैसे युवा जो कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद बड़े हुए, उनके लिए विदेशी मनोरंजन बहुत कम था। हाँ, उस जमाने में बॉलीवुड या मैक्सिकन टीवी शो देखना भी बड़ी बात होती थी, वो भी सिर्फ संडे रात को। और झांग ने तो अपने पिता को $500 का VCR खरीदने के लिए मना लिया था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम रही होगी। जाहिर है। फिर हाई स्कूल में टाइटैनिक की खबर आई और आग की तरह फैल गई। हाँ, इतनी के झांग और उसके दोस्तों ने स्कूल बंक करके फिल्म देखी। और ये फिल्म सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से नहीं चली, जहाज का डूबना वगैरह तो था ही। हाँ, वो तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा शायद वो कहानी कहने का पश्चिमी तरीका था। एग्जैक्टली। वो प्यार, त्याग, क्लास स्ट्रगल, ये सब कुछ नया था। और नतीजा, चीन में $44 मिलियन की कमाई, जो उस साल के टोटल बॉक्स ऑफिस का लगभग 20% था। एक चमत्कार ही था। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है। तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भी फिल्म देखी और कहते हैं भावुक हो गए थे। अच्छा, राष्ट्रपति भी? हाँ, हालांकि उन्होंने इसे 200 मिलियन बजट वाली पूंजीवादी फिजूल खर्ची कहा। हाँ, वो तो कहेंगे। लेकिन उन्होंने पोलित ब्यूरो पार्टी की टॉप लीडरशिप से कहा कि इसे स्टडी करो, सीखो कि ये कैसे काम करता है। अरे वाह, पूंजीवाद से सीखो ताकि हम सफल हो सकें। बिल्कुल। उन्होंने माना कि पश्चिम के पास भी लोगों को अपनी तरफ खींचने की, मनाने की ताकत है। और फिर तो जियांग की तारीफ के बाद फिल्म के पोस्टर उनकी तारीफ के साथ छपने लगे होंगे। हाँ, और सेलिन डियोन का गाना तो हर जगह बज ही रहा था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। टाइटैनिक ने दरवाजा खोला पर चुनौतियां भी थीं। बहुत बड़ी चुनौतियां। पायरेसी। हाँ, वो फॉक्स वन है माइकल वर्नर का किस्सा, जब उन्होंने बीजिंग फिल्म एकेडमी में पूछा कि कितनों ने टाइटैनिक देखी, सबने हाथ उठाया। और फिर पूछा कितनों ने थिएटर में देखी, सिर्फ 1/3 ने, बाकी सबने पायरेटेड देखी थी। बाप रे। पायरेसी इतनी आम थी कि कोई भी नई अमेरिकी फिल्म रिलीज होने के कुछ ही दिन में चीन में $1 में मिल जाती थी। सिर्फ $1 में? हाँ, जैसे ग्रिंच आई 2000 में, 1 हफ्ते में पायरेटेड कॉपी आ गई। टाइटैनिक की ऑफिशियल वीडियो बिक्री सिर्फ 3 लाख थी और पायरेटेड 2 करोड़ से ज्यादा। ओह, ये तो स्टूडियो के लिए विनाशकारी था। बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसी पायरेसी ने बेन झांग जैसे लाखों लोगों को हॉलीवुड से परिचित कराया। अच्छा, कैसे? उन्होंने पायरेटेड DVDs खरीद कर अपनी पूरी लाइब्रेरी बना ली। फ्रेंड्स, जेम्स बॉन्ड, साउंड ऑफ म्यूजिक, सब कुछ। तो एक तरह से पायरेसी ने दर्शक तैयार किए। हाँ, अनजाने में ही सही। फिर 2001 में चीन WTO में शामिल हुआ और हॉलीवुड फिल्मों का कोटा बढ़ा 10 से 20। हाँ, और साथ ही शहरीकरण भी तेजी से बढ़ा रहा था। नए शहर, नए मॉल, नए सिनेमाघर, डिमांड पैदा हो रही थी। बिल्कुल। इसी मौके को वार्नर ब्रदर्स ने भुनाने की सोची। उन्होंने सोचा यूरोप की तरह चीन में मल्टीप्लेक्स चेन बनाते हैं। अच्छा प्लान था। उन्होंने डालियान वांडा ग्रुप, जो उस वक्त सबसे बड़े मॉल डेवलपर थे, उनके साथ पार्टनरशिप की। हाँ, वांडा। प्लान था कि वार्नर टेक्नोलॉजी देगा, वांडा कंस्ट्रक्शन करेगा, मॉडर्न थिएटर बनेंगे, पायरेसी कम होगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन पेच फंस गया नियमों में। चीनी नियमों के मुताबिक विदेशी कंपनी मेजॉरिटी स्टेक नहीं रख सकती थी। तो वार्नर पीछे हट गया। लेकिन वांडा ने क्या किया, उन्होंने वार्नर के दिए ब्लूप्रिंट्स और प्लान्स का इस्तेमाल किया और अपना थिएटर बिजनेस खड़ा कर लिया। एग्जैक्टली। आज वांडा दुनिया की सबसे बड़ी थिएटर चेंज में से एक है। वाह, वार्नर ने अनजाने में अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया। ये तो वाकई महंगा सबक था हॉलीवुड के लिए। बहुत महंगा। तो कोटा, पायरेसी और फिर तीसरी बड़ी दीवार, सेंसरशिप।
और ये सिर्फ सेक्स या हिंसा तक सीमित नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। स्रोत बताते हैं कि चीनी सेंसर उन कहानियों से ज्यादा चिंतित थे जिनमें आम आदमी सिस्टम से लड़ता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये उनके स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बनाए रखने के नैरेटिव के खिलाफ जाता था। हाँ, 2004 में इन गुड कंपनी जैसी एक सामान्य सी कॉमेडी को भी इसी बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये सिर्फ कंटेंट की बात नहीं थी, ये विचारधारा की भी बात थी। अच्छा, तो हॉलीवुड को इन सब से जूझना पड़ रहा था। क्या उन्हें चीन की अपनी फिल्मों से भी कंपटीशन मिल रहा था? हाँ बिल्कुल, उन्हें चीनी सरकार की बनाई मेन मेलोडी फिल्मों से मुकाबला करना पड़ता था। मेन मेलोडी ये क्या है? जो चर्चिल जैसे पश्चिमी किरदार निभाते थे, जिन्हें कहानी के हिसाब से थोड़ा बदल दिया जाता था। और इन फिल्मों के डायलॉग तक अप्रूव कराने पड़ते थे? हाँ, शूटिंग के दौरान अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। डायरेक्टर्स को ये फिल्में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता था, जिसे मना करना मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए वाला मॉडल। हाँ बिल्कुल, इसी माहौल में हॉलीवुड को एडजस्ट करना पड़ा। इसका कोई उदाहरण? आईमैक्स के सीईओ रिचर्ड गेलफॉन्ड का अनुभव। जब चीन फिल्म ग्रुप के हेड हान सेनपिंग, जो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने गेलफॉन्ड को एक सरकारी प्रचार फिल्म द फाउंडिंग ऑफ अ पार्टी आईमैक्स में दिखाने के लिए कहा या आदेश दिया? गेलफॉन्ड समझ गए कि ये कहने का तरीका था, असल में ये एक आदेश था। बिजनेस चलाना है तो मानना पड़ेगा। तो हॉलीवुड सिर्फ अपना प्रोडक्ट वहां ले जाके बेच नहीं सकता था? नहीं, उन्हें चीन के नियमों, उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से ढलना पड़ा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि हॉलीवुड का चीन में सफर कोई आसान जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये मौकों, मुश्किलों, कल्चरल टकराव और पॉलिटिकल दबाव का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स था। टाइटैनिक ने दरवाजा खोला, लेकिन पायरेसी, सेंसरशिप, कोटा और सरकार का अपना प्रचार तंत्र, इन सब ने हॉलीवुड को लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर किया। हाँ, ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये नैरेटिव की, कल्चर की और कंट्रोल की कहानी है। हॉलीवुड ने एक ऐसे बाजार में बैलेंस बनाने की कोशिश की जहां एंटरटेनमेंट हमेशा से स्टेट के एजेंडे का हिस्सा रहा है और शायद आगे भी रहेगा। और यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए, जब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की पावर एक मजबूत देश के अपने नैरेटिव कंट्रोल से टकराती है, तो भविष्य में कहानियां कैसे बनती हैं? क्या दर्शकों की पसंद कहानी तय करती है या फिर सरकार का एजेंडा? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस समय